हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे सिंथेसिस के बारे में पढ़ा कि सिंथेसिस कैसे करते हैं, यानी उसमें अपने नाउन क्लोज के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो एडजेक्टिव क्लासेस से भी बनाए जा सकते हैं। इसके बारे में अपने पूरी तरह से स्टडी करेंगे कि दो सिंपल सेंटेंस है उनका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाना है? एडजेक्टिव क्लास का यूज करते हुए बनाना है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण जो बताए उसका यूज करते हुए अपने को ये करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखिए। फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या? आई सा अ डॉग, द डॉग वॉज लिविंग ऑन द रोड। मैंने एक कुत्ता देखा और वो कुत्ता सड़क पर रहता था। तो इसका मतलब हमने क्या किया? आई सा अ डॉग, यहाँ पर डॉग जो वर्ड है इसकी बात और डॉग फिर दोबारा आ रहा है, तो एक ही बार लिखना चाहिए ना। तो कैसे लिखेंगे अपने? एक ही बार कैसे लिखेंगे? एक ही बार ऐसे लिखेंगे, आई सा अ डॉग। डॉग लिख दिया। और डॉग के लिए क्योंकि एक जानवर है तो अपने क्या लगाएंगे? विच। डॉग की विशेषता बताना है, विच वॉज लिविंग ऑन द रोड। ओके, इस तरीके से अपने क्या किया? इस डॉग के लिए अपने विच शब्द का यूज करते हुए इस दूसरे डॉग को यहां से हटा दिया। ठीक है ना? इस दूसरे डॉग को यहां से रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि आई सा भी फाइनाइट है और लिव भी फाइनाइट है। तो फाइनाइट जिसमें दो वर्ब होती है तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। ओके, तो इसी तरीके से अपने आगे वाला करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आई गेव हिम अ कैमरा। अब अगला सेंटेंस देखिए। ये सेंटेंस, आई गेव हिम अ कैमरा, द कैमरा वॉज चीप। मैंने उसको कैमरा दिया, कैमरा जो है वो सस्ता था। वही तरीका, क्योंकि ये कैमरा भी एक थिंग्स का नाम है। तो आई गेव हिम अ कैमरा। अब कैमरे के लिए क्या लगाएंगे? विच वॉज चीप, जो कि सस्ता था। आई गेव हिम ए कैमरा विच वॉज चीप। तो हमने कैमरे के लिए क्या लगा दिया? कैमरा एक वस्तु है, उसके लिए क्या लगाएंगे? विच का यूज करेंगे और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ देंगे। ओके, इसी तरीके से अपने क्या करना है? अगला सेंटेंस देखिए। दिस इज द स्कूल, यहाँ लिखा है। अब आप देखिए, दिस इज द स्कूल लिखा ना, दिस इज द स्कूल, ये स्कूल है। आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, मुझे इसी स्कूल के अंदर, जहां पर मुझे इसी स्कूल में बचपन में पढ़ाया जाता था। तो ये सेंटेंस है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? दिस इज द स्कूल, ये तो अपने लिख दिया। अब स्कूल जगह का नाम है और जगह से के लिए क्या लगाते हैं? वेयर। वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। तो ये स्कूल की एडजेक्टिव जो है वो स्कूल की खासियत बता रहा है। तो ये इसको हमने किससे जोड़ दिया? वेयर से जोड़ दिया। ठीक है ना? इसको अपने किससे जोड़ दिया? वेयर से जोड़ दिया। तो वेयर से जोड़ करके स्कूल की खासियत बता दी। तो ये होता है हमारा एडजेक्टिव क्लास, जिसमें एडजेक्टिव की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। अब ये सेंटेंस देखिए, द मैन वॉज कॉट, ही स्टोल माई वॉच। इस सेंटेंस को आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? देखिए, द मैन, अब देखो आदमी के लिए तो द मैन आ गया। अब द मैन के लिए तो ही आया ना। तो आदमी के लिए आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा लगाते हैं? हु। तो द मैन हु, वो आदमी जिसने, स्टोल माई वॉच, जिसने मेरी घड़ी चुराई, वॉज कॉट। ये अपने जो रिलेटिव क्लासेस थे उसके अंदर ये पढ़ा है। रिलेटिव क्लासेस का मतलब ही क्या था? एडजेक्टिव क्लासेस था। और एडजेक्टिव क्लासेस में यहाँ पर मैन के लिए हमने हु लगा दिया और बाकी सेंटेंस जो ही है उसको हमने हटा दिया, ही की जगह हु लगा दिया। स्टोल माई वॉच करके बाकी सेंटेंस बचा हुआ लिख दिया। यही मैंने आपको एडजेक्टिव क्लासेस के अंदर या रिलेटिव क्लासेस के अंदर आपको बताया था। ही वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, नोबडी नोज द रीजन, कोई भी उस कारण को नहीं जानता। तो नो बॉडी नोज द रीजन, कारण की बात कर रहा है यहाँ पर। तो अपने को रीजन के लिए क्या लगाते हैं? रीजन के लिए आप जिसका प्रयोग करते हैं, इसी सेंटेंस को लीजिए। नो बॉडी नोज, नो बॉडी नोज द रीजन, कोई नहीं जानता कारण। तो क्या लिखेंगे? वाई, वाई ही वॉज वीपिंग,
ठीक है ना। नो बॉडी नोज द रीजन वाई ही वॉज वीपिंग, तो हमने क्या किया, फॉर सम रीजन जो था ना इसको यहां से गायब किया है, वाई ही वॉज, और यहां पर रीजन की जगह पर एक लगा दिया वाई, क्योंकि रीजन के लिए अपने क्या लगाते हैं, वाई। नो बॉडी नोज वाई द रीजन वाई ही वॉज वीपिंग, इसमें क्या है, नो बॉडी नोज द रीजन, ये पूरा का पूरा हमने ले लिया, तो रीजन के लिए अपने वाई लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको एडजेक्टिव क्लासेस बना दिया। माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डोंट नो द टाइम। अब टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहना चाहता है कि मेरा भाई दिल्ली से आएगा, परंतु वो कब आएगा ये मुझे पता नहीं, यही तो बात कर रहा है। तो टाइम के लिए आप क्या लगाते हैं, टाइम के लिए आप क्या लगाते हैं, व्हेन। तो क्या लिखेंगे, आई डोंट नो, आई डोंट नो द टाइम, ये सेंटेंस हमने लिख लिया। व्हेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, हो गया ना। ऐसे आई डोंट नो द टाइम व्हेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, तो आपने क्या लिखा दिया, टाइम के लिए यहां पर व्हेन रिलेटिव क्लास लगा करके, यानी आपने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, क्योंकि टाइम के लिए अपने व्हेन लगाते हैं। तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल, वो पेन मेरा है जो टेबल के ऊपर है। द पेन इज माइन, ये लिखा, द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से, कैसे लिखेंगे, द पेन हो गया, पेन के लिए इट आया ना, तो इसलिए इट को हम यहां से हटा देंगे, इट को यहां से हटा देंगे दूसरे सेंटेंस में, और इसकी जगह आप पेन के लिए क्या लगाएंगे, पेन एक नॉन लिविंग थिंग्स है, या यूं कहें कि लाइफलेस थिंग है, और लाइफलेस थिंग के लिए विच लगाते हैं। द पेन विच इज ऑन द टेबल, वो पेन जो टेबल के ऊपर है। अब बाकी बचा हुआ सेंटेंस क्या है, इज माइन, वो मेरा है। तो ये क्या हुआ, अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इस तरीके से आपको क्या लगाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रेम करना है, सिंथेसाइज करना है। नेक्स्ट, रमेश इज अ गुड बॉय, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। रमेश इज अ गुड बॉय, ही बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। अब देखिए, रमेश के बारे में तो ही कह रहा है ना, तो रमेश, अब लिखेंगे रमेश, रमेश लड़का है, तो इसलिए ही को यहां से हटाएंगे। पर्सन के लिए क्या लगाते हैं, सोचिए, प्रश्न के लिए क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं, प्रश्न के लिए क्या लगाते हैं, हु। तो रमेश हु बिलोंग्स टू ए गुड फैमिली, यानी रमेश जो कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, आगे इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो समझ में आ रही ना बात। तो हमने रमेश के लिए क्या लगा दिया, हु का यूज कर दिया, और ही को वहां से हटा दिया, हो गया ना। तो यहां पर भी अपने क्या किया, रमेश की खासियत किसने बताई, हु बिलोंग्स टू अ गुड फैमिली। ये पूरा का पूरा जो क्लास है ना, ये एडजेक्टिव क्लास है। क्यों, क्योंकि ये रमेश के बारे में खासियत बता रहा है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई हैव अ डॉग, इट वॉज वेरी फेथफुल। यहां भी देखिए, आई वो हैव अ डॉग, अब आपको पता तो चली गया, डॉग, डॉग के लिए इट आया है, तो क्या लगाएंगे, सोचिए क्या लगाएंगे, शाबाश, विच लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, तो क्या लगेंगे, आई हैव अ डॉग विच वॉज वेरी फेथफुल, ठीक है ना, ऐसे। तो डॉग के लिए हमने क्या लगा दिया, विच लगा दिया ना, विच। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपना सेंटेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स में बदल देना है। तो वहां पर एडजेक्टिव क्लास पूछे, चाहे नाउन क्लास पूछे, हाँ, चाहे आपको एडवर्ब क्लास पूछे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, वी केम अपॉन ए सर्टेन कटेज, हम एक निश्चित झोंपड़ी के पास पहुंचे। हियर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली, यहाँ पर एक शेफर्ड जो है अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। तो ये सेंटेंस पूरा देखिए, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस में देखिए हम कहाँ आए, एक झोंपड़ी के लिए, तो झोंपड़ी क्या है, जगह का नाम है। तो जगह के लिए आपको पता है, वी केम अपॉन अ सर्टेन कटेज, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे वेयर, हेयर को हटा देंगे, वेयर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली, ठीक है ना। यहां इस तरीके से इसको यूज कर देंगे, वी केम अपॉन ए सर्टेन कटेज वेयर ए शेफर्ड वॉज लिविंग विद हिज फैमिली।
ठीक है ना। तो यहाँ भी आपको ये याद रखना है कि हमें कैसे करना है। हमने कटेज के लिए वेयर शब्द का यूज कर दिया और यहाँ से दूसरा सेंटेंस जो था इसमें से यहाँ हियर जो स्थान सूचक शब्द था उसको हटा दिया। तो कई बार हटाना भी पड़ता है, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द हटाना है और कौन सा लगाना है। ठीक है ना। जब तक आप इसको ध्यान नहीं करोगे तब तक आपके जो आंसर्स हैं वो सही नहीं होंगे। नेक्स्ट, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, ही इज माई ब्रदर। अब देखिए द बॉय के लिए क्या आया हुआ है, ही, ठीक है ना, ही आया हुआ ना, तो इसलिए ही द बॉय के लिए तो अपने क्या लगाएंगे, देखिए क्या लगाएंगे, सोचिए, द बॉय, ही के लिए क्या लगाते हैं, हु, क्योंकि पर्सन के लिए क्या लगता है, हु, द बॉय हु, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, ऐसे भी लगा सकते हैं, इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर, ठीक है ना। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। तो यहां हु इज स्टैंडिंग देयर ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये है एडजेक्टिव क्लास या जिसको रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि ये बॉय की नाउन की एक खासियत बता रहा है, तो नाउन की जब खासियत बताता है तो एडजेक्टिव क्लास ही होता है। नेक्स्ट देखिए, ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, डू यू नो द रीजन। क्या आपको पता है, कारण का पता, तो पहले वाला सेंटेंस ले लीजिए, डू यू नो द रीजन, डू यू नो द रीजन। अब रीजन के लिए अपने क्या लगाते हैं, वाई, वाई ही डिड नॉट, वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, ठीक है ना। अब ये क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है तो डू से शुरू हो रहा है ना, इसलिए ये वाई ही डिडंट कम टू स्कूल ये रीजन बता रहा है, ठीक है ना। तो रीजन के लिए वाई लगाते हैं, तो रीजन का एडजेक्टिव वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल ये एडजेक्टिव क्लास हुआ। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ठीक है ना। आ गई समझ में। नेक्स्ट देखिए, विल यू गिव मी द वॉच, क्या आप मुझे घड़ी दोगे, इट इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर पड़ी। अब आपके दिमाग में आ गया, इट आया हुआ है ना, इट आया हुआ, तो इट के लिए क्या लगाते हैं अपने, इट के लिए अपने क्या लगाते हैं, इट के लिए अपने विच लगाते हैं, क्योंकि घड़ी के लिए इट आया हुआ है ना। तो क्या लगाएंगे, यहां लिखेंगे विल यू गिव मी द वॉच, ठीक है ना। अब यहां इट की जगह विच लगाता हूं, विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर पड़ी है। तो यहां पर हमने वॉच के लिए क्या लगाया, विच लगा दिया, और वहां पर हमने इट को हटा दिया। तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव क्लासेस का यूज करके इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देंगे। और यहां भी ध्यान रखना, क्योंकि विल से, हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य शुरू होता है, जो सेंटेंस शुरू होता है, वो क्वेश्चन मार्क में होता है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया तो क्वेश्चन मार्क में भी वो सेंटेंस होगा। तो इस तरीके से भी आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये भी पूरी आपको याद रखें कि हम किसका यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, आई बॉट अ पेन फ्यू डेज बैक, आई बॉट अ पेन फ्यू डेज बैक, आई हैव लॉस्ट इट। अब इट किसके लिए आया यहाँ पर, पेन के लिए, यानी मैंने एक पेन खरीदा कुछ दिन पहले और अब मेरा वो पेन गुम गया है, मैंने इसे खो दिया, इसे मतलब इट। तो आई हैव लॉस्ट, आई बॉट ए पेन फ्यू डेज बैक, तो पहले वाला आगे वाला वो सेंटेंस ले लो, आई हैव लॉस्ट क्या, ए पेन, इट की जगह ए पेन, आई हैव लॉस्ट ए पेन आ गया। अब अपने क्या लगे, विच, विच लगा करके आई बॉट ए या फ्यू डेज बैक, फ्यू डेज बैक, ठीक है ना। तो क्या लिखा, आई बॉट अ फ्यू डेज बैक, ये क्या चीज है, ये एडजेक्टिव क्लास है और पेन की खासियत बता रहा है। आई हैव लॉस्ट अ पेन, पेन के साथ विच लगा दिया ना। कई बार बहुत ज्यादा परिवर्तन भी करना पड़ता है, सेंटेंस में चेंज करना पड़ता है, तो वो भी आप करें, ठीक है ना। द बुक इज इन माई हैंड, आई लाइक इट मोस्ट। जो यूपी के बच्चे देख रहे हैं, जो गुजरात के बच्चे देख रहे हैं, एमपी के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए मैं हिंदी ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास कर रहा हूं। तो क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने ये चैनल बना रखा है, उन्हीं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है अंग्रेजी में। द बुक इज इन माई हैंड, आई लाइक इट मोस्ट। तो द बुक, अब इट किसके लिए आया है, इट आया है बुक के लिए आया है, इट किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। तो द बुक
द बुक के लिए क्या लगाएंगे? इट। द बुक विच आई लाइक मोस्ट, जिस पुस्तक को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, इज इन माई हैंड, वो मेरे हाथ में है। तो यहां पर बुक के लिए विच लगाते हैं, तो विच आई लाइक मोस्ट क्या चीज है? ये एडजेक्टिव क्लास है। तो इस तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, इसका यूज करते हुए, एडजेक्टिव क्लासेस का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देंगे। ओके, तो अब अपने बात कर लेते हैं एडवर्ब क्लासेस की, कि एडवर्ब क्लासेस का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं। देखिए, हमने बात करी कि एडवर्ब क्लास के बारे में आप जानते हो कि एडवर्ब क्लास बताता क्या है। एडवर्ब क्लास बता सकता है टाइम, ठीक है ना, और प्लेस बता सकता है, और मैनर बता सकता है, और रीजन बता सकता है, और कंट्रास्ट बता सकता है, और कंपैरिजन बता सकता है, और क्या बता सकता है? कंट्रास्ट, कंपैरिजन बता सकता है, और उसके अलावा पर्पज बता सकता है, और उसके अलावा कंडीशन बता सकता है, ठीक है ना। तो एडवर्ब जो होता है वो इन चीजों को एक्सप्रेस करता है, और इन्हीं चीजों के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि एडवर्ब क्लास जो है इनको बताता है, तो अपने उसी के आधार पर उसको जोड़ेंगे। जैसे आप पहले सेंटेंस देखिए, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने राम गोपाल का वेट किया और मैंने उसके पहुंचने तक वेट किया। तो इसमें टिल जो वर्ड है, टिल का यूज करते हैं, वेनेवर का यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लास आप जानते हो, व्हेन का, वेनेवर का, व्हेन का कर देते हैं, वेनेवर का कर देते हैं, व्हाइल का कर देते हैं, टिल का यूज कर देते हैं, और अपने इनका प्रयोग करके व्हाइल के अनटिल का यूज करते हैं, बिफोर, आफ्टर, एज लॉन्ग एज सुन एज। तो इन सब का यूज जब अपने करते हैं तो क्या होगा? इन सब का जब अपने यूज करते हैं तो टाइम बताया जाता है, ठीक है। तो टाइम बताने के लिए हमने बहुत सारे एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा। अब आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाएंगे, आई वेटेड फॉर राम गोपाल, आई वेटेड फॉर राम गोपाल। ओके, अब यहां अपने टिल लगाएंगे, या फिर यहां लगाएंगे अनटिल। अब टिल के बाद आपको क्या करना है? आई वेटेड, वेटेड तो पहले भी आ गया, यहां वेटेड आ गया, दोबारा वेटेड लगाने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या चाहिए? दूसरी वर्ब और चाहिए, ठीक है ना। हमें दूसरी वर्ब चाहिए, एक वर्ब तो हमने वेटेड हटा दी, हमें फाइनाइट वर्ब चाहिए ना। तो टिल ही को अपने क्या कर देंगे? हिज को ही में बदल देंगे, टिल ही अराइव्ड। अराइव्ड क्यों लिखा? क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में था, वेटेड, ठीक है, वेटेड पास्ट में था ना, पास्ट सिंपल में था, इसलिए हमने क्या किया, यहां पर भी सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे, ना कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो जिस सेंटेंस को जिस टेंस में यूज किया गया उसी टेंस का बना देंगे। तो यहां पर अपने टिल यानी एक टाइम क्लोज जो था, टाइम बताने वाला एडवर्ब क्लोज जो है वो हमने यहां पर लगा दिया और एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया। ओके, दैट्स ऑल। दूसरा देखिए आप, दूसरा सेंटेंस, नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर। नेहरू जो है वो हर जगह जाता था, बहुत सारी जगह जाता था, और उसका हर जगह वेलकम किया जाता था, ठीक है। तो यहां इसको कैसे बनाएंगे? नेहरू वेंट टू मेनी प्लेसेस, ये होगा ना। अब ही वॉज वेलकम्ड, किसका वेलकम्ड किया जाता है? नेहरू का। तो आप ऐसे करो, पहले तो ही को हटा दीजिए, क्योंकि नेहरू लगाना है अपने को यहां पर बार बार, जिन दो बार जिसका यूज जहां भी आ जाए, एक मान लीजिए उसको हटाना ही हटाना। तो कैसे हटाएंगे? तो ये लिखेंगे, नेहरू वॉज वेलकम्ड, ठीक है ना। यहां तो लगा दिया हम, नेहरू वॉज वेलकम्ड। अब ये जो एवरीवेयर शब्द है, तो आपको पता ही है, एवरीवेयर या वेयर एवर, ये जो वर्ड होते हैं वो किसके लिए होते हैं? प्लेस, एडवर्ब वो प्लेस बताने के लिए। नेहरू वॉज वेलकम्ड, तो यहां पर आप वेयर एवर लिख दो, वेयर एवर, जहां कहीं भी है। अब देखो, नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, बस। अब मेनी प्लेसेस लगाने की जरूरत
नहीं है। जहां कहीं भी वह जाता था, तो अपने को मैनी प्लेस लगाने की जरूरत नहीं है, वेयर एवर ही वेंट। ओके, तो नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, तो हमने क्या किया, वेयर एवर शब्द जो है, कनेक्टिव जो है या कंजंक्शन जो है वो जोड़ दिया, जिससे क्या बन गया, वेलकम जो वर्ब थी उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लोज हो गया। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए आप, ये हमारा क्या बता रहा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा था। नेक्स्ट देखिए, ही इज वीक आई शैल टीच हिम, वो कमजोर है मैं उसको पढ़ाऊंगा, तो इसलिए पढ़ाऊंगा, सो या बिकॉज की बात करते हैं अपने, या सिंस की बात करते हैं, कारण बताने के लिए सिंस, या एज की बात करते हैं, या बिकॉज की। तीन चीज, सिंस, एज और बिकॉज, ये तीन ही कारण बता, ये कनेक्टिव्स होते हैं जिनका यूज कारण बताने के लिए करते हैं। तो यहां आपने क्या करते हैं, ही इज वीक, वो कमजोर है, ही इज वीक, ये वीक ऊपर वाला गलत है भाई, ऊपर वाला वीक गलत है, यहाँ वीक ये आएगा, ही इज वीक, ये आ गया ना, ही इज वीक तो आ गया, ठीक है। अब आई शैल टीच हिम, ये पहले लोगो, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिकॉज ही इज वीक, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, तो हमने एडवर्ब ऑफ रीजन बताने के लिए क्या कर दिया, बिकॉज का यूज कर दिया। अब इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एज ही इज वीक आई शैल टीच हिम, कोमा लगाकर, एज ही, सिंस ही इज वीक आई विल टीच हिम, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो बिकॉज और सिंस और एज, ये तीनों जो है वो कारण बताने वाले सेंटेंस से पहले लगते हैं, ये एडवर्ब ऑफ रीजन की बात हुई। अच्छा, दूसरी आगे बात, डू नॉट वर्क टू हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ, डू नॉट वर्क टू हार्ड यू विल लूज योर हेल्थ, तो ये कहता है कि तुम इतने कठिन परिश्रम मत करो, कि मतलब एडवर्ब ऑफ कंडीशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, एडवर्ब ऑफ कंडीशन लगाने का, अगर तुम बहुत ज्यादा परिश्रम करोगे, डू नॉट वर्क की जगह यहाँ पर कोई कंडीशनल सेंटेंस लगाएंगे, तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो कैसे लगाएंगे, ऐसे करेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, बस कॉमा लगा दिए, यू विल लूज योर हेल्थ, यू विल लूज योर हेल्थ, ठीक है ना, ऐसे। तो यहां पर अपने किसका यूज किया, कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर दिया। ओके, ही इज वेरी पुअर ही कुड नॉट बाय दिस बुक, इसमें क्या है, इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें रिजल्ट की बात कर रहा है, तो वेरी, वेरी को हटा करके अपने सो दैट का यूज करते हैं, और इस फॉर्म में यूज करते हैं सो दैट, तो वेरी को हटा दो, ही इज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय दिस बुक, तो इस तरीके से आपने एडवर्ब ऑफ किसका यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट का यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट का यूज करते हैं। अच्छा, एक और मैं बात बता देता हूं, यहाँ पर पीछे छूट गई थी कुछ बात, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं ना, तो कैसे करते हैं, सीता इज ब्यूटिफुल, सीता इज ब्यूटिफुल, सरला इज इक्वली ब्यूटिफुल, ये लिखा आपका सेंटेंस। अब इक्वली वर्ड दिया हुआ है ना आपको, इक्वली वर्ड दिया है कि ना, दोनों बराबर सुंदर है, तो क्या करेंगे अपने, सीता इज ब्यूटीफुल, यहां पर एज का यूज करेंगे, कैसे, सीता इज एज ब्यूटिफुल, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज सरला। अब ये जो ब्यूटीफुल वर्ड जो है वो 2 बार आया हुआ है, दिख रहा है, ब्यूटीफुल यहां भी है और ब्यूटीफुल इसमें भी है ना, दोनों ही सुंदर है, ब्यूटीफुल वर्ड एक ही बार यूज करना है, तो ये क्या हुआ, हमारा एडवर्ब क्लास को बना करके हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। ओके, एडवर्ब क्लास का यूज करके हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस शायद बीच में छूट गया कि कॉन्ट्रास्ट जो बताने वाले वर्ड हैं, कैसे, ही इज पुअर, वो गरीब है, ठीक है ना, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, और वो ईमानदार है, तो इसमें क्या करते हैं अपने, इसमें ये शब्द यूज करते हैं, ऑल्दो या दो का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए। तो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, या दो का अर्थ भी यद्यपि होता है, ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वो गरीब है, फिर भी,
फिर भी कोमा से बन जाएगा, फिर भी किससे बनेगा, कोमा से, ही इज ऑनेस्ट, फिर भी वो ईमानदार। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट बताने के लिए, जब कंट्रास्ट बताएंगे तो आप ऑल दो का प्रयोग कर देंगे या दो का प्रयोग कर देंगे। ओके, ये बीच में छूट गए थे, ओके छूटे नहीं, फिर भी आप देख लेना, इनको दोबारा देख लिया तो भी बढ़िया बात है। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई वॉन्टेड टू डिफेंड माई सेल्फ। अब पहले हमने सो दैट का यूज किया था ना, यहां पर जो सो दैट का यूज करेंगे वो इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सो दैट क्या बताएगा, पर्पज बताएगा, एडवर्ब ऑफ पर्पज। कैसे, आई ड्रू माई स्वॉर्ड, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट, यहां सो दैट का यूज करेंगे इकट्ठा, सो दैट। अब देखो, आई वांटेड टू डिफेंड, ये आई वांटेड टू, ऐसा नहीं, वांटेड का मतलब क्या होता है, चाहना। यहां पर किसी न किसी, ताकि मैं ऐसा कर सकूं, यहां ड्रू सेकंड फॉर्म है ना, ड्रू सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो आप माइट का प्रयोग करेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो यहां मे का प्रयोग करेंगे, सो दैट आई माइट डिफेंड माई सेल्फ। यहां सो दैट के बाद हमेशा किसका यूज होता है, मे या माइट का यूज होता है, ये भी याद रखना आपको। आई ड्रू माई स्वॉर्ड, ठीक है ना, आई ड्रू माई स्वॉर्ड सो दैट आई माइट, या माइट क्यों लगाया, माइट इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट का था, और मे का पास्ट जो होता है वो माइट ही होता है, ये एडवर्ब ऑफ पर्पज होता है। तो इस तरीके से आप एडवर्ब ऑफ पर्पज के अंदर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ पर्पज की जब बात हुई, अब हम मैनर की बात करते हैं। यू हैव ट्रीटेड मी इन ए सर्टेन वे, आपने एक निश्चित तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है। तो अब क्या है कि मैं भी, आई विल ट्रीट यू इन द सेम वे, मैं भी आपके साथ व्यवहार करूंगा, वैसा ही व्यवहार करूंगा। यू हैव ट्रीटेड मी, आई विल ट्रीट यू। तो अब देखिए, इन द सेम वे लिखा है ना, इन द सेम वे, ये सेम वे बार बार कहने की जरूरत नहीं होती है, एक जैसे की बात हो रही है। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है, तो मैनर के अंदर लगभग एज का यूज किया जाता है। आई विल ट्रीट यू, आई विल ट्रीट यू लगा दिया ना, वो वहां से हटा दिया, एज जैसा कि, यू हैव ट्रीटेड मी, बस जैसा कि तुमने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा ही मैं आपके साथ व्यवहार करूंगा। तो ये इन अ सर्टेन वे जो था ना, इसको भी यहां से हटना पड़ेगा जब हम ऐसा काम करें। ओके, यू हैव ट्रीटेड मी इन सर्टेन वे और इन द सेम वे, इन सर्टेन वे, इन द सेम वे, ये दोनों के दोनों हमने हटा दिए यहां से, और इसकी जगह क्या लगा दिया, एज का यूज कर दिया, और एडवर्ब ऑफ किसका यूज किया, एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज कर दिया। तो इस तरीके से देखिए, हम क्लासेस का यूज करते हुए, हम एडवर्ब क्लासेस का यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और देखिए अब इस सेंटेंस में क्या लिखा है, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ही वेटेड टिल हिज अराइवल। ही वेटेड दो बार लिखा है तो अपने को एक बार लिखना है, ठीक है ना, पहली बात तो ये। तो क्या लिखेंगे, ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, उसने अपने भाई का इंतजार किया। अब टिल लगाना है या अनटिल लगाना है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वेटेड, तो हमें को यहां से हटाना है, ये तो हमें हटाना है। और अब क्या, टिल हिज अराइवल, एक वर्ब और चाहिए, क्यों, एक वर्ब इसलिए चाहिए फाइनाइट की, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, टिल ही अराइव्ड, टिल ही अराइव्ड, क्यों, सेकेंड फॉर्म लगाएं क्योंकि ये पीछे वाला सेंटेंस पास्ट में, ऐसा सेंटेंस अपने पहले भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, इसका प्रयोग करें। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अब कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे, ठीक है ना, कठिन परिश्रम करो तुम पास हो जाओगे। तो ये देखो एडवर्ब ऑफ कंडीशन की बात कर रहा है। इफ यू वर्क हार्ड, अब यहाँ मैंने तो कोमा ही लगा दिया, कोमा नहीं लगेगा सॉरी, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ था, और ये दो अलग अलग सेंटेंस थे। तो अब देखिए इनको जोड़ना था अपने को, तो कैसे जोड़ेंगे, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस। और अपने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर क्लासेस कंडीशनल पढ़े थे, तो उसमें इफ का यूज पढ़ चुके हैं। पहले में अगर प्रेजेंट सिंपल होता है तो आगे वाले में फ्यूचर सिंपल होता है, ये आप बात पढ़ चुके हैं। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है ही वॉज क्वाइट टायर्ड, ही कुड स्केर्सली स्टैंड। अब देखो वो इतना ज़्यादा थका हुआ था, क्वाइट टायर्ड था कि इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो मतलब वो खड़ा ही नहीं हो सकता था, है हु कुड स्टे। तो यहाँ क्या है कि सो दैट का यूज़ करेंगे, क्योंकि थका हुआ था इसीलिए, रिजल्ट थके होने का परिणाम था कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, थके होने का परिणाम था इसीलिए वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, ठीक है ना। तो थके होने का परिणाम जो था इसीलिए मुश्किल से वो खड़ा हो पा रहा था, तो कैसे बनाएंगे इसको, ही वॉज क्वाइट की जगह अपने सो टायर्ड कर दें, क्वाइट को हटा दें, वेरी को जैसे हटाते हैं वैसे ही क्वाइट को हटा देते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए, ही वॉज सो टायर्ड, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड, अब स्कैर्सली लिख दो चाहे नो लिख दो एक ही बात है, ही कुड स्कैर्सली स्टैंड, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सो दैट एडवर्ब ऑफ रिजल्ट की बात जब हम करते हैं तो सो दैट का इस तरीके से यूज करते हैं। आपको बताया भी था सो दैट किट्ठा लगाते हैं तो उसका एडवर्ब ऑफ पर्पज हो जाता है, और उसमें मे माइट का यूज करते हैं, और सो दैट अलग अलग लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अब देखो कठिन परिश्रम भी किया और फिर भी फेल हो गया, तो यद्यपि का यूज करेंगे ना, कठिन परिश्रम भी किया और फेल भी होता, ऑल दो या दो का प्रयोग करते हैं। कैसे, ऐसे अब की बार मैं दो लगाता हूं, दो ही वर्कड हार्ड, ये दो लगा दिया हमने पहले, क्योंकि कंट्रास्ट बताने वाले सेंटेंसेस में दो का यूज करते हैं, क्योंकि एक तरफ कह रहा है कठिन परिश्रम किया और दूसरी तरफ कह रहा है फेल है, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना कि दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो यहां पर अपने किसका यूज कर दिया, दो का। क्यों किया, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट की बात कर रहा है और हमने इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यू शैल हैव टू मैरी, आपको शादी करनी पड़ेगी, यू आर ऑलरेडी 30 years ओल्ड, यानी तुम पहले से ही 30 years ओल्ड है, यू शैल हैव टू मैरी, अब शादी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, बिकॉज, यहां कारण बताएंगे, कारण इसीलिए, तो कारण बताने के लिए आपको पता है क्या लगाते हैं, बिकॉज या एज या सिंस, है तो ऐसे लगाते हैं। तो कारण क्या है, 30 years ओल्ड है, तो यहां लगा देंगे, सॉरी आप लगाएंगे यू आर ऑलरेडी 30 years ओल्ड। यू आर ऑलरेडी 30 years ओल्ड। अब इससे पहले अपने यू आर ऑलरेडी 30 years ओल्ड, इससे पहले आप एज लगा सकते हो, एज यू आर ऑलरेडी 30 years ओल्ड, क्योंकि तुम पहले से ही 30 years ओल्ड हो, हैं। तो अपने यहां कोमा लगा देंगे तो ये बन जाएगा यू शैल हैव टू मैरी, हैव टू मैरी, तो इसलिए आपको शादी करनी पड़ेगी। एज यू आर ऑलरेडी, तो यहां एज लगाया ना, तो ये कारण बताने के लिए लगा, एज सिंस और बिकॉज, ये तीन ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, सॉरी ऐसे क्लासेस होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं ऐसे, जिनका यूज अपने को क्या करते हैं, कारण बताने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ बिकॉज भी लगा सकते, कैसे, यू शैल हैव टू मैरी बिकॉज यू आर ऑलरेडी 30 years ओल्ड, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखो मैं बना के बता देता हूँ, यू शैल हैव टू मैरी because you are already 30 years old, already 30 years old, बस ये भी तो बन सकता था, तो यहाँ हमने बिकॉज भी लगा सकते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो एडवर्ब ऑफ रीजन बता रहा है ना, ये एडवर्ब ऑफ रीजन जो बताते हैं उनके लिए अपने बिकॉज का यूज करते हैं। ओके, यू मस्ट वर्क हार्डर, यू विल नॉट पास। अब क्या है कि तुम्हें और कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो तुम पास नहीं होगे। अब ये जब बात आती है ना, तो कैसे बात करेंगे, कंडीशनल है, तो कंडीशनल है तो इफ का यूज करेंगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यही इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो अपने कहेंगे यू विल नॉट
पास, तो तुम पास नहीं होगे। तो यहाँ इफ का यूज करते हैं, डू नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है ना, इफ वाले क्लासेस में क्या होता है, पहले क्लासेस में प्रेजेंट सिंपल होता है, बाद वाले में फ्यूचर सिंपल होता है, तो वही हमने इसका यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, द बेल रेंग, दे ऑल केम अप एट वंस। अब घंटी बजी, घंटी बज गई ना, है, तो द बेल रिंग, अब घंटी बजना क्या है, टाइम को बता रहा है, तो टाइम बताने के लिए अपने क्या लगाते हैं, व्हेन, है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, व्हेन द बेल रिंग, जब घंटी बजी, कोमा, है, दे ऑल केम अप एट वंस, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ व्हेन का यूज कर दिया आपने, ठीक है ना, तो ये टाइम क्लास बताने के लिए व्हेन का यूज कर दिया, ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ही रेन सो क्विकली ही सून ओवरटेक हिज फादर। अब ही रेन सो क्विकली, इतना तेज गति से दौड़ा कि वो अपने पिताजी को भी पार कर गया। अब अपने पिताजी को भी क्रॉस कर लिया, तो ही रेन सो क्विकली, अब सो क्विकली दौड़ने का परिणाम था कि वो पार किया, सो दैट का यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, ऐसे, ही रेन सो क्विकली। ओके, ही लगाने के लिए जरूरत नहीं, दैट ही सून ओवर टुक हिज फादर, और अपने फादर को पकड़ लिया। तो यहां पर क्या करेंगे, सो दैट का यूज बताया है, क्योंकि दौड़ने का परिणाम क्या था, वो पिताजी को पकड़ पाया, इसलिए यहाँ पर सो दैट रिजल्ट के रूप में, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के रूप में यूज करके हम बना, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर लीला इज मोर इंटेलिजेंट, आई एम लेस इंटेलिजेंट है, तो यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अपने क्या करते हैं, मोर देन का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री जब भी आती है मोर के साथ वाली, तो उसके साथ देन लगता ही लगता है। कैसे, लीला इज मोर इंटेलिजेंट, अब यहां मोर के बाद देन मी, बस, लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन मी नहीं लगाएंगे, हम देन के बाद पूरा सेंटेंस लगाएंगे, आई एम। कुछ लोग देन मी लगाते हैं, तो वो बिल्कुल गलत होता है, कई बार एरर पूछी जाती है, तो इसी प्रकार की एरर आती है। तो जब, क्योंकि हमारी बोली पर ये चढ़ा हुआ होता है, तो देन मी लग जाता है, तो देन आई एम होगा, लीला इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, ठीक है ना, देन सी इज, ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर आई एम शब्द जो है, ये लेस इंटेलिजेंट जो था, इसको हमने यहां से हटा दिया, क्योंकि इंटेलिजेंट वर्ड का एक ही बार यूज करना था, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई विल रिटर्न, डू नॉट गो टिल देन, तो डू नॉट, आई विल रिटर्न, डू नॉट गो टिल देन, तो अब यहां पर नोट वाला ये नहीं, अंट, आई विल रिटर्न, डू नॉट गो टिल देन, तो यहां डू नॉट गो, ये तो अपने लगा दिया। अब अपने क्या करेंगे, अंटिल आई रिटर्न, अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आता, तो डू नॉट गो अंटिल आई रिटर्न, तो या टिल आई रिटर्न, एक ही बात है, अंटिल लगाओ चाहे टिल लगाओ। तो इस तरीके से अपने एडवर्ब क्लोज, टाइम वाला, टाइम क्लोज के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ये थे हमारे आज के एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, हैं, तो इनका यूज करके अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंथेसाइज किया। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंदर हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।